Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about Davison and Germer experiment. In last video we talked about de Broglie's theory. राइट आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। जो डी ब्रॉय ने थ्योरी दी थी वो सब एक थेरेटिकल कंसेप्ट्स थे, वो प्रूफ नहीं कर पाया था उनको एक्सपेरिमेंटली। किस चीज़ को? कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ये डी ब्रॉय प्रूफ नहीं कर पाया था, उसने सिर्फ एक थ्योरी दी थी। उसको प्रूफ किसने किया? डेविसन एंड जर्मर ने। देखिए द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक पार्टिकल है, was first experimentally verified by Davison and Germer in 1927 and independently by G.P. Thomson in 1928. Who observed diffraction effects? Diffraction effects किस में ऑब्जर्व होते हैं? जिसमें वेव नेचर आती है। हमने पढ़ा था डायफ्रेक्शन, पढ़ा था हमने वेव ऑप्टिक्स में, राइट? उसमें डायफ्रेक्शन में हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन की नेचर होगी वेव नेचर तो वो डायफ्रेक्ट होगी। तो अगर अब यहाँ पर डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स शो हो रहे थे तो इसका मतलब क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन की नेचर है वो भी कैसे बिहेव करेगी? एज अ वेव, राइट? सो डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल्स। एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। डेविसन एंड थॉमसन शेयर द नोबेल प्राइज इन 1937 फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द क्रिस्टल। अब समझते हैं उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था। चलिए, दिस वॉज द सेटअप ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। यहां पर लगी होती है एक इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें होता है टंगस्टन का फिलामेंट, दिस एफ। इस इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसको हीट किया जाता है यूजिंग एलटी, दैट इज द बैटरी। इट इज द बैटरी। तो इस बैटरी के थ्रू इस टंगस्टन के फिलामेंट को हीट किया जाता है। एंड हमें पता है जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे गेट्स एमिटेड, और हम बोल सकते हैं वो एस्केप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एस्केप हुए जब हमने इसको हीट किया तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी, या बोल लीजिए उनको अगर हमने एक्सेलरेट करना है तो वो कौन करता है? दिस HT, दिस इज हाई टेंशन बैटरी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। इसके बीच में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है, और जब वो एक्सेलरेट हो जाते हैं तो उनको पास किया जाता है इस सिलेंड्रिकल शेप से, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इतने से पोर्शन में क्या है? होल्स रखे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, दोनों साइड होल्स रखे जाते हैं ताकि एक कॉलिमेटेड बीम फॉर्म हो इलेक्ट्रॉन की। कॉलिमेटेड बीम से मतलब क्या है? आपने लेजर लाइट को देखा है, वो कितनी शार्प होती है। सिमिलर टू दैट यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी विच विल बी पास थ्रू दिस सिलेंडर लाइक दिस। This electron beam will be striking on a target which is known as nickel target. यहाँ पर एक निकल टारगेट लगा होता है जिसके साथ जाकर ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होती है। एंड इन निकल के बीच में जो एटम्स होते हैं उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन बीम की स्कैटरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे, अब ये निकल के बीच में अगर मैं इसको लार्ज व्यू में बनाऊं तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो कुछ इस टाइप पे स्कैटर हुई, कुछ इससे स्कैटर हुई, लाइक दिस। तो ये हमारे पास इतने एंगल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? स्कैटर्ड हो रहे हैं, एंड इसको हम बोलते हैं डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम।
एंड यहाँ पर लगा हुआ है एक मूवेबल कलेक्टर। मूवेबल कलेक्टर क्या करता है, बेसिकली अब जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर आ रहे हैं तो बाय द यूज ऑफ मूवेबल डिटेक्टर या आप बोल लीजिए मूवेबल कलेक्टर हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस रीजन में किस स्कैटरिंग एंगल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये फाई यहाँ पर क्या रहता है, इट इज अ स्कैटरिंग एंगल विच इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द स्कैटर्ड बीम। एंड मूवेबल कलेक्टर को फाइनली कनेक्ट किया जाता है विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि अगर इसमें से थोड़ा सा भी अमाउंट का करंट पास होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। तो जो मूवेबल कलेक्टर देखेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। सो उस करंट की वजह से हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। अब जल्दी से देखते हैं एक एक पार्ट को। देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन इज अ टंगस्टन फिलामेंट दैट एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स वाया थर्मोडायनेमिक एमिशन। हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट थर्मोडायनेमिक एमिशन। थर्मोडायनेमिक एमिशन क्या थी कि जब भी किसी मेटल को हीट किया जाता है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक एमिशन एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स विच गेट एमिटेड थ्रू दिस प्रोसेस आर नोन एज थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिखी है, दैट इज इट एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटेड टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर। टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज, आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू अ नोन पोटेंशियल। जो ऊपर हमने HT को यूज किया था डायग्राम में, ये जो HT को हमने यूज किया हुआ है बेसिकली इसके थ्रू जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हम उनको नॉन पोटेंशियल तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। बिकॉज हमें यहाँ पर पता है हम कितनी वोल्टेज की बैटरी लगा रहे हैं तो हमें पता होगा कि कितने पोटेंशियल से हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है, द एक्सेलरेटर इज इनक्लोज्ड विद इन अ सिलेंडर। मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर से पास होता है। दैट हैज अ नैरो पैसेज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग इट्स एक्सिस। इट्स फंक्शन इज टू रेंडर अ नैरो एंड स्ट्रेट कॉलीमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडी फॉर एक्सेलरेशन, राइट। सो नेक्स्ट कम्स इज टारगेट। टारगेट क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल दिया गया है। The electron beam is fired normally to the nickel crystal and the crystal is placed such as it can be rotated about its axis। अब जो ये निकल को प्लेस किया गया है तो इसकी जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता है, इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है। नेक्स्ट इज डिटेक्टर और यू कैन से दैट कलेक्टर, जो सबसे नीचे लगा हुआ था उसका का क्या होता है, अ डिटेक्टर इज यूज टू कैप्चर द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द निकल टारगेट। जो निकल टारगेट से स्कैटर होके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको कैप्चर करने का काम होता है किसका, डिटेक्टर का। सो द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड इन अ सेमी सर्कुलर आर्क एज शोन इन द डायग्राम। मैंने आपको बताया था, डायग्राम दिखाया था। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसके ऊपर जो ये कलेक्टर होता है इट इज मूवेबल, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है, देखिए अ फाइन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ अ निकल क्रिस्टल, राइट। उसके बाद क्या होता है, द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस बाय द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल। जो निकल के बीच में एटम्स पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन और यू कैन से एट डिफरेंट angles, right? So the intensity of the electron beam scattered in a given direction is found by the use of the detector। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हो रही है इसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, by the use of detector। The intensity of the scattered beam is measured for different values of phi which is known as the scattering angle। स्कैटरिंग एंगल बेसिकली किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में एंड द स्कैटर्ड बीम के बीच में। तो हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी मेजर की जाती है ऑफ द स्कैटर्ड बीम एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स।
देखिए, द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय वेरिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आप एग्जाम्स में इनको लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको अच्छे से पता है कि ये एक्सपेरिमेंट किन किन वोल्टेजेस में परफॉर्म किया गया था। किस पे परफॉर्म किया गया था? 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट के बीच में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। एंड क्या नोटिस किया गया था कि जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इस रेंज के बीच में 54 वोल्ट पर पहुंची तो एक शार्प इंटेंसिटी की पीक मिली थी हमें। आप देख सकते हैं इस पीक के बारे में, एक शार्प पीक मिलने का मतलब यहाँ पर क्या था? देखिए, शार्प पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्कैटरिंग एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपको याद क्या रखना है? 54 वोल्ट थी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एंड फाई दैट इज स्कैटरिंग एंगल था यहाँ पर हमारे पास 50 डिग्री। तो जब ये कंडीशंस आई 54 वोल्ट पे, हमने 50 डिग्री पे स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पे देखा कि इंटेंसिटी की जो पीक मिल रही है वो कुछ ऐसी मिल रही है, दैट इज लाइक दिस, एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज रेडियल कर्व। ये जो एंगल बना रखा है ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, जिस एंगल्स पे क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर होके आ रहे थे। निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद जिस जिस एंगल पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके आ रहे थे, हमने देखा कि जब एंगल 50 डिग्री आया तो उसके ऊपर हमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की पीक मिली। मूविंग फॉरवर्ड, इस पीक का मतलब क्या है? देखिए, the appearance of a beam in particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from the different layers of regularly spaced atoms of a crystal, that is the diffraction of electrons take place। कुछ नहीं समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हमने इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा था इन वेव ऑप्टिक्स, इसमें डायफ्रेक्शन की बात करते हैं। उस टाइम पर क्या होता था? जब रेडिएशन, जो सोर्स से रेडिएशन निकलती थी, वो जाकर स्क्रीन पर जब पड़ती थी डायफ्रेक्ट होने के बाद, तो हमें फ्रिंजेस मिलती थी उस केस में, एंड जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी तो हम बोलते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। क्या हुई है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो किसकी रही थी? रेडिएशंस की, जो सोर्स से निकल रही थी। तो सिमिलरली इस पीक को कैसे एक्सप्लेन किया गया कि ये इतनी हाई इंटेंसिटी की जो पीक मिल रही है तो ज़रूर इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह बिहेव कर रहे होंगे, एंड ये वेव्स जाकर सुपर इम्पोज हुई हैं कंस्ट्रक्टिवली, जिसकी वजह से हमें एक इस टाइप की पीक मिली है। अब दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, द अपीयरेंस ऑफ बीम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव interference of electrons scattered from the different layers किसकी? निकल क्रिस्टल की, of regularly spaced atoms of a crystal। अब ये जो एटम्स होते हैं निकल में, ये रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे पड़ा है तो दूसरा यहाँ पे पड़ा है, नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। इवन कि जो ये डिफरेंट सपोज ये प्लेन्स हैं निकल क्रिस्टल के जिसमें एटम्स पड़े हैं, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉल d, विच इज डिफाइंड फॉर अ क्रिस्टल। निकल के केस में आई गेस इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिफाइंड होता है, राइट। So this establishes the wave nature of electron। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पैटर्न की वजह से, इंटेंसिटी कर्व की वजह से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ वेव नेचर। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। अब हमने क्या करना था? इसको वेरीफाई करना था। डी ब्रॉय ने वेवलेंथ बताई थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, राइट। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल वैल्यू, राइट। तो इसके केस में हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है, 54 वोल्ट रखी हुई है हमने। फाई की वैल्यू है 50 डिग्री,
एंड इस डायग्राम में आपको एक नया एंगल समझना है विच इज नोन एज ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल क्या है? थीटा। बेसिकली जो ग्लैंसिंग एंगल होता है इट इज अ एंगल बिटवीन द स्कैटर्ड बीम एंड द प्लेन ऑफ अ निकल क्रिस्टल। अगर मैं निकल क्रिस्टल की बात करूं उसमें ये प्लेन्स हैं, तो इस प्लेन से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और स्कैटर्ड बीम के बीच में अगर मैं एंगल देखूं इस एंगल को हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। हमने स्कैटर्ड एंगल डिफाइन किया था इंसिडेंट बीम के बीच में एंड द स्कैटर्ड बीम के बीच में, दिस वाज आवर स्कैटरिंग एंगल विच वॉज फाई। एंड इस वैल्यू पे हमारे पास फाई की वैल्यू क्या थी? दैट इज 54 वोल्टेज पे हमारे पास फाई की वैल्यू क्या थी? 50 डिग्री। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो ये भी हो जाएगा 25 एंड ये भी हो जाएगा 25 एंड हमारे पास ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो अगर इतना एंगल हमारे पास 25 डिग्री है तो हमारे पास इतना एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 25 दैट इज 65 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, दैट इज आवर ग्लैंसिंग एंगल इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। आगे क्या देखा गया? अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन हमने ये पढ़ रखा है दैट 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन हम n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? 1। सो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता है 65 डिग्री है, d की वैल्यू देखिए मैंने आपको बोला था निकल क्रिस्टल के लिए क्या रहती है? 0.91 एंगस्ट्रॉम रहती है। इन सब की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके आए एक्सपेरिमेंटली विच वॉज 1.65 एंगस्ट्रॉम। देखिए अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी आई? 1.65 एंगस्ट्रॉम। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय वी एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे V क्या रहता था? पोटेंशियल रहता था। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को 54 वोल्ट अगर सब्स्टिट्यूट किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आई 1.66 एंगस्ट्रॉम। देखिए इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डी ब्रॉय ने उस टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बट उसने जो एग्जाम्पशन ली, जो सोचा, उससे जो वैल्यू आई वो बिल्कुल सेम आ रही है अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के परफॉर्म करने के बाद आई। देखिए इसकी वैल्यू आ रही थी 1.66 एंड एक्सपेरिमेंटली मिली 1.65। तो इससे हमें क्या पता चला? दैट दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रॉय वेव फॉर द स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो उसने थ्योरी दी थी हमें डी ब्रॉय ने वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गई बाय द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एंड इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज atoms. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel that is IWIS.